अस्सलाम वालेकुम। दो ख़बरें हैं। बुनियादी तौर पर तो आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का आज पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ़ का एक सऊदी अरब का दौरा है जिसमें उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई और उन्हें एक मेडल भी मिला। एक जो तवक्को है डिफेंस रिलेशंस पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत अच्छे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। एक तो वैसे ही हमारा मजहबी एतबार से भी एक ऐसा जज्बाती रिश्ता है, वो मुसलसल कायम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। और पाकिस्तानी लेबर फोर्स भी वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन कभी इम्कान यह है कि इस विज़िट के बाद पाकिस्तान के लिए सऊदी इमदाद की राह भी हमवार हो जाएगी। पिछले दौरे हुकूमत में भी, PTI के दौरे हुकूमत में भी, इब्तदाई तौर पर जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था तो उन्हें वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो फिर फ़ौज की मदद लेनी पड़ी और आर्मी चीफ़ के और DGISI के विज़िट के बाद वो रास्ता खुला जिसके नतीजे में हमें सऊदी अरब से, UAE से, कतर से और फिर चाइना से भी इमदाद मिली। तो मेरे ख्याल में वही रास्ता दोबारा शुरू है और ये एक बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। पाकिस्तानी रुपये के ऊपर जो दबाव है उसमें कमी आएगी। न्यूट्रल का जिक्र बार बार होता है, इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र बार बार होता है कि फ़ौज का सियासत के अंदर जो अमल दखल है, और इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। IGI की मिसाल दी जा सकती है, रिसेंट पास से बहुत पीछे हम ना भी जाएँ। वैसे तो हर मुश्किल मौके के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग वाला मामला हो या कोई और मामला हो, उसके अंदर उनका जिक्र आ जाता है। लेकिन 90 की दहाई में जितनी हुकूमतें बनी या गिरी या IGI का क़याम कैसे हुआ, वो सारों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ हम मिस कर जाते हैं वो है 2013 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना, और इसके अंदर शुजा नवाज़ ने किताब में भी तज़किरा किया और बेशुमार जो रिटायर्ड जनरल्स थे और ऑफिसर्स थे जिनको 2014 के बाद जो रिटायरमेंट जिनकी हुई उनसे मिलने का हमें मौका मिला और उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उनसे PTI के अंदर मौजूद लोगों से भी तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली। और वो जावेद हाशमी साहब उस वक्त धरने के दिनों में भी ढके छुपे लफ्ज़ों में हमें इशारों किनारों में तज़किरा करते थे, लेकिन बाद में हमें पता चलना शुरू हुआ कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त के DGISI थे, वो इफ़ेक्टिव एक बड़ा और एक्टिव बड़ा उनका रोल था 2014 के धरने के पीछे। ये उस वक्त तो इन ऑफिस मौजूद थे, हमारे लिए भी कुछ कहना मुश्किल था कि एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, पता भी नहीं था ज़्यादा तफसील का, क्योंकि उनके ऑफिस से जाने के बाद, बल्कि उनके ऑफिस के अंदर रहते हुए ही PMLN की गवर्नमेंट थी, तो नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ खबरें सामने आई कि इनको उस वक्त के वज़ीर आज़म को कुछ ऐसी टेप्स मिली हैं, कुछ ऑडियो क्लिप्स ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिससे उनका रोल साबित होता है। और उन्होंने जनरल राहील शरीफ के सामने वो तफसीलात रखी और वहाँ से वो मामला खुला कि मामला है क्या। बाद में शुजा नवाज़ ने अपनी किताब के अंदर भी पूरी तफसील लिखी, फिर अमेरिकी सफ़ीर का भी उन्होंने हवाला दिया, और जिन रिटायर्ड लोगों से मैंने भी इंटरेक्ट किया उनसे तस्दीक हुई कि ये रोल अदा कर रहे थे। वो फ़ौज बराह रास्त कभी इस चीज़ को ओन नहीं करेगी और शायद कभी भी ISPR से भी हम पूछें तो इसके ऊपर वो रद्दअमल देना पसंद ना करें। लेकिन जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए अपने मुंह से वो अल्फाज अदा कर दिए जो हम बहुत सालों से जिनका जिक्र सुनते थे, कभी नून लीग के किसी लीडर से, नवाज शरीफ की वो स्पीचेस जो सारी TV पे नहीं आई, जिनको रोक दिया गया था, बैन लगा दिया गया था कि आप लाइव कट नहीं करें थे, उनमें उनके अंदर भी वो इनका तज़किरा करते थे। फिर मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर उन ऑडियो टेप्स का जिक्र किया था। उसके बाद अपनी वजारत से गए, लेकिन अब जनरल ज़हीरुल इस्लाम अपने मुंह से ही वो अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। सुनिएगा वो क्या रहे हैं। तो मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूँ। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आता है। ये वो तस्दीकी जुमले हैं जो PTI के लिए एक फ़ंक्शन से ख़िताब करते हुए उन्होंने अपने ही ज़बानी कह दिए। ये उस वक्त इन ऑफिस थे जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, तो DGISI अपने रोल से तजावुज़ कर रहे थे उस वक्त, अगर वो इस पूरे धरने के अंदर पीछे उसको बैक कर रहे थे। शुजा नवाज़ की किताब के अंदर तो इससे ज़्यादा संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं कि वो कू की प्लानिंग हो रही थी। बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इमरान खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद उनसे मंसूब कुछ आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, मंसूब क्या बल्कि उनके ही शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर कुछ और तज़किरा भी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये अजीब व गरीब पाकिस्तानी सियासत की एक दास्तान है। बाज़ औक़ात तो मुझे लगता है कि ये सारों को
को सिर्फ जमहूरियत के नारे उस वक्त याद आते हैं, या वोट को इज़्ज़त दो के नारे उस वक्त याद आते हैं, या न्यूट्रल कहना उस वक्त याद आता है जब खुद इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं और अपोजिशन में बैठे होते हैं और वापस इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इन ऑफिस आके वो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो सब भूल जाते हैं। ये रियलिटी है पाकिस्तानी सियासत की, और बड़ी अफसोसनाक किस्म की रियलिटी है कि अगर ये लोग इन ऑफिस में उन रवायात को ज़िंदा रखने की कोशिश करें तो शायद उन हरकत का इर्तकाब करने से वैसे ही गुरेज कर जाएं। इमरान खान ने क्या कहा, अंपायर के हवाले से दिखाइएगा। जब भी ये इक़्तिदार में आए अंपायरों को साथ मिला के आए, इन्होंने अंपायर साथ मिलाने हैं, मिलाए हुए हैं, इनको फेंटा लगाना है। अब अंपायर, ये इमरान खान उस वक्त भी कहते थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, और उस वक्त भी उनका इशारा यही था जो मैंने अभी आपको पहले बैकग्राउंड दी कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम उस बैक कर रहे थे धरने को कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहते थे इस्तीफ़ा लिए बगैर जाऊँगा नहीं। ये 2014 का तज़किरा कर रहा हूँ, हुकूमत बने अभी 1 साल हुआ था, और वो कहते थे वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर जाऊँगा नहीं, और अंपायर की उंगली उठने वाली है। अब वो कहते हैं अंपायर साथ में लाया हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी बैकग्राउंड भी इसकी दिखाएगा। हम सुन रहे हैं ये किस्सा कि न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए। और मैं ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ, आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है, और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। अब ये जिनका नाम ले रही हैं, मैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं जा सकता। ज़ाहिर है वो इन ऑफिस हैं, ऑफिसर हैं, उनके मतलब जो भी राय देनी है या SPR दे सकता है, या पोलिटिकल लीडर्स अगर इनको देना बनता है जाए तो दे सकते हैं। लेकिन 2018 का हम इलेक्शन कवर कर रहे थे, और कराची के मुख्तलिफ़ हलकों का मैं भी और मेरी पूरी टीम भी, प्रोड्यूसर भी, हम विज़िट कर रहे थे। हमारा बेस्ट गेस ये था कि 3-4 ये इस तरह सीटें तकसीम हो जाएंगी, कोई एक पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेगी, क्योंकि शायद पहला इलेक्शन था जो MQM के खौफ के बगैर इलेक्शन होना था। तो ये तो था हमें कि MQM या कराची से वो जो उसका होल्ड है वो होल्ड ख़त्म हो जाएगा इसका। इसमें पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी, इसमें नून लीग भी आ जाएगी, इसमें PTI भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये नहीं था कि PTI नहीं आएगी, PTI के लिए सपोर्ट मौजूद थी, लेकिन बाकी जमातों की सपोर्ट भी मुख्तलिफ हलकों में नज़र आती थी। नतीजा आया 14 सीटें MNA की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाती है। आज जो इन्होंने बयान दिया और जिन ऑफिसर का नाम ले रहे हैं, ख़ुद बता सकते हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि उस वक्त कराची में क्या हुआ था? नहीं बताएंगे, पूरी PTI नहीं बताएगी। अब नाम लेना उनके लिए आसान है, इसलिए कि अब पंजाब का इलेक्शन नज़र आ रहा है, उन्हें याद है कि कराची में क्या हुआ था, इसलिए अब नाम लेना बड़ा आसान है। 2018 कराची में क्या हुआ था ये पूरी तफसील आप बताइए, फिर अगले के ऊपर सवाल उठाइए, फिर आपका सवाल जायज़ बनता है, वैसे जायज़ नहीं बनता। जो आज प्रोग्राम में हमारे उनकी तरफ आता हूँ, अज़मा बुखारी हैं PMLN से हमारे साथ, कर्नल आबिद लतीफ़ साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। कर्नल आबिद साहब, आपसे अगर प्रोग्राम का आगाज़ करूं तो आप फरमाइएगा, न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट, ये वाक़यात पाकिस्तानी सियासत के जो मैंने अभी चांदे गिनवाए हैं आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, हम इनसे आगे कैसे बढ़ें? ये बताइए कि इनका मुतनाज़ा रोल हमें सूट नहीं करता। फ़ौज का मुतनाज़ा रोल किसी सूरत में भी सूट नहीं करता, लेकिन चाहते ना चाहते हुए इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जो फ़ौज के एटलीस्ट चीफ़ के हवाले से एक जमात पूरा टारगेट करके कैंपेन रन कर रही है, और उनका दावा यह है कि वो इलेक्शन के अंदर उनका रोल उन्हें नज़र आ रहा है। आप क्या कहते हैं? जी देखें, जो न्यूट्रल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जी, और जो बार बार न्यूट्रल कहा जाता है, वो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक डेरोगेटरी टर्म अब बन गई है, वो पॉलिटिकल टर्म नहीं रही। क्योंकि आप किसी की एक जो है वो एक खुदा न खास्ता ऐसी डेफिशिएंसी जो पॉलिटिकल डेफिशिएंसी है, आप वो बताना चाह रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशन की जिसका कोई एक्चुअली जो है पॉलिटिकल रोल नहीं है और ना होना चाहिए। अच्छा, माजी में जो रहा है जी, सबको पता है, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, जो मार्शल लॉज आए हैं, ठीक है, सब कहते हैं कि जी वो ठीक नहीं था। और अब जो सोसाइटी जिस स्टेज पे आ गई है, हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी लॉयर्स फ्रेटर्निटी है, और अब ये मुमकिन नहीं है कि उस तरह का जो डिस्पेंसेशन है, जो डिक्टोरियल डिस्पेंसेशन है, वो दोबारा हो। लेकिन देखें, न्यूट्रल की जो टर्म है, न्यूट्रल एक्चुअली कुछ भी नहीं होता जी। न्यूट्रल तो ये जो न्यूट्रल तो एनिमल भी नहीं होता जो मिसाल दी जाती है, क्योंकि एनिमल भी, आप किसी एनिमल को अगर आप किसी एक एक्सट्रीम पे ले जाएं तो वो भी अपने बच्चे का दिफा करने के लिए, अपनी इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए वो नेचुरली रिएक्ट करता है।
ये न्यूट्रल का कहना, फिर न्यूट्रल जब सूट करे तो उस वक्त न्यूट्रल ठीक है, जब सूट, जैसे आपने अभी पूरी एक एक्सप्लेन किया जी सारी सूरत हाल के अंदर। देखें, आर्मी का एक रोल है जी, और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे ये बात करूँगा कि जो पहले 6 आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 6 आर्टिकल हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स हैं, और जो 7वां आर्टिकल है, अगर आप उसको साथ शामिल कर लीजिए, तो जो 5th आर्टिकल है वो ये कहता है कि जी आप जो है एवरीबडी शुड बी लॉयल टू द स्टेट और एवरीवन विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट को डिफ़ाइन करता है। तो अगर आप देखें, अगर आप आप इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी को देखें, तो जो बैरी बुज़ान है उसने भी कहा कि इंसान की पहली ज़रूरत सिक्योरिटी है और स्टेट की भी पहली ज़रूरत सिक्योरिटी होती है। मुझे याद है जी, मैंने बहुत अर्सा पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एक्सपर्ट थे जी चौधरी साहब, उनकी एक बुक पढ़ी और उसमें से मुझे एक पैराग्राफ अभी भी याद है जिसमें लिखा हुआ था कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो भी स्टेट उनका गार्ड करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव राइट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कलेक्टिव राइट्स जो हैं उनका लोगों को अदराक नहीं होता। अच्छा, अज़मा से भी पूछते हैं। अज़मा, आप क्या फरमाती हैं? आप तो खुद उस वक्त हुक्मरान जमात थे, शायद बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। हम तो जर्नलिस्ट साइड पर खड़े रह के चीज़ें देखते हैं और फिर बाद में हमें कुछ तफसीलात पता चली जो मैंने सारी आपके सामने रख दी, लेकिन पार्टी के पास खुद क्या इतला थी? नवाज शरीफ ने अपनी स्पीचेस के अंदर उनका नाम लेकर तज़किरा किया था बाद में। जी बिल्कुल शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो बात यह है कि जितना भी आपने इंट्रो दिया उसमें आप 2002 का इलेक्शन भूल गए, जिसके अंदर पैट्रियट्स बनाए गए थे और पीपल्स पार्टी को तोड़ के, और उसके बाद जो है वो एक वोट की हुकूमत जो है वो कायम की गई थी। और उसके बाद 2018 का जो इलेक्शन है, जिसके अंदर मतलब आपने सिर्फ कराची की एग्जांपल दी, पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ, पहले प्री पोल रिगिंग कैसे थी और फिर उसके बाद 7 बजे के बाद क्या हुआ, फिर 11 बजे के बाद जो है वो क्या हुआ, और जब RTS बैठ गया और सब कुछ बंद हो गया। तो ये एक तारीख तो है, इसमें मैं नहीं समझती कि कोई निगेट करे तो ये हकाइक से चश्मपोशी होगी। धरनों की क्या तारीख है? क्योंकि मेरे पास एक नवाज शरीफ की वो स्पीच का पूरा क्लिप है, मैं प्ले नहीं कर रहा, उसको होल्ड कर रहा हूँ जी, आपकी ज़बानी सुन लो जी। मैं पूरा ज़ुबानी तो उस तरह मैंने शायद ना, कुछ हकाइक मेरे पास मौजूद है वो मैं ज़रूर बता देती हूँ कि एक तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 2011 में भी शफकत महमूद साहब के घर पर जो है वो एक मुलाकात हुई थी, बड़ी मशहूर ज़माना, वो भी रिपोर्ट हुई और वो जनरल पाशा के बारे में थी शायद, और उन्होंने वहाँ मुलाकात की, वहाँ PTI को जो है वो दोबारा से खड़ा करने की जो है वो बात हुई और वहाँ से PTI का नया जन्म हुआ, बल्कि असल जन्म हुआ, वरना तो PTI जो है वो तांगा पार्टी थी और इमरान खान साहब खुद कहते हैं उनके साथ 4 बंदे नहीं थे। और उसके बाद जो धरना है, धरने के अंदर हम पेशा से कहते रहे कि ये एक लंदन प्लान बना था। आपको याद होगा कि लंदन प्लान पे भी पहले रिफ्यूज़ किया गया और कहा कोई लंदन प्लान नहीं है, तारुल कादरी साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो बाद में फिर चौधरी शुजात साहब ने जो है उसका भांडा फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुलाकात हुई थी और वहाँ पर लंदन प्लान बना था, और लंदन प्लान के बाद जो ये प्रोग्राम बना था कि हमें यहाँ पर जो है वो किस तरह से डिस्टेबलाइज करना है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। आपके ख्याल में उस लंदन प्लान के पीछे कौन था जिसमें तारुल कादरी साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात का एहतमाम किया गया और फिर ये लोग धरने में इकट्ठे हुए? आपके ख्याल में उसके पीछे कौन था? जी बिल्कुल वही थे, वही थे जो खुद अपने मुंह से उसका इजहार कर रहे हैं। एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट नोट करने की है मलिक साहब कि जिस क्लिप को आपने दिखाया है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के अपने घर का है और घर के अंदर उन्होंने PTI के उम्मीदवार जो हैं उनका जलसा रखा था और PTI के झंडे और PTI के वो आपने देखा है पोडियम के ऊपर भी वो झंडा वंडा लगा हुआ है। उन्होंने बाय द वे ये मैंने देखा ज़रूर, उन्होंने कहा जी उन्होंने PTI ज्वाइन नहीं की, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने PTI खुद बनाई थी उनको ज्वाइन करने की तो ज़रूरत नहीं हो, तो शुरू से ज्वाइंड है। और वो धरने के अंदर जो मामलात थे उसके ऊपर अल्लाह बख्शे मुशाहिद अल्लाह खान साहब का जो इंटरव्यू है वो खुद एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसके अंदर जो है ये मामलात बिल्कुल सामने आए थे कि वो ज़ाहिर रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गई थी और उन्होंने उसको वहीं टेकअप किया जहां किया जाना चाहिए था और वहां पर इस बात का इजहार भी किया। और वही मैं समझती हूं कि मेन मामलात थे जो फिर चलते चलते पनामा तक आए और डॉन लीक्स तक आए और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो रुखसत किया गया। वो किस तरह से रुखसत हुए वो भी एक अपनी की हिस्ट्री है, किस तरह से सरीना के लिफाफे में जो है वो फैसला आया, किस तरह से वहाँ आमदरफ्त हो रही थी जजों के अदालतों के इर्द गिर्द, कैसे WhatsApp पे GIT बनी थी। तो ये सब पाकिस्तान की बहुत तल्ख हकीकतें हैं
लेकिन मुझे खुशी ये है और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, हम अभी पीछे दोबारा नहीं जाएंगे। जो एक फैसला ए पॉलिटिकल होने का, और बिल्कुल अभी जो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि अब न्यूट्रल को गाली बना दिया गया है, कभी जानवर कहकर, कभी वैसे तज़हीक करके। न्यूट्रल होना ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सही सेंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है कि जिन इदारों का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, वो अदलिया हो, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, इन लोगों का सियासत में अमल दखल नहीं है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि इमरान खान सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जब वो अदालतों को घसीटते हैं, जब वो बार बार फौज को जो है वो उनका वो किरदार अदा करने के लिए कहते हैं जो उनका किरदार नहीं है। और अगर हमने पुरानी गलतियाँ दुरुस्त करके हम आगे बढ़े हैं तो हमें आगे बढ़ना है, हमें अब इसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि पीछे जाएंगे तो बहुत। सायरा बानो हमारे साथ GDA से शामिल हो रही है, इस्लामाबाद स्टूडियो से, इनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। सायरा बीबी, आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का उनका कहना है कि हम सियासत में अमल दखल नहीं देंगे, तो हमें उनको इंकरेज करना चाहिए कि अमली तौर पर उसका इजहार हो। हमें उनको किसी तरीके से ना तज़हीक करनी चाहिए, ना कुछ ऐसे जुमले कसने चाहिए कि जिससे उनको हम इश्ताल अंगेज़ी की तरफ मजबूर करें, बल्कि उनको इंकरेज करना चाहिए, शाबाश कहनी चाहिए कि आप गैर सियासी रहें, जो आपका प्रोफेशनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रोल है उसमें रहें। इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर माजी देखा जाए, क्योंकि हम अपने माजी को बहुत याद करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहा और उनकी तस्दीक भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन ये तो सबको पता है कि ये रिवायत किसने डाली है, और ज़ाहिर है जब फिर कोई एक रास्ता बन जाता है तो फिर बाकी भी उसी तकलीद में चलते हैं। अभी क्या हुआ इलेक्शंस में, जो बाई इलेक्शन, ये लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे थे, वहाँ पे भी बड़े तनाज़ात सामने आ रहे हैं। तो वो जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि नहीं इदारों को सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरे ख्याल में इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी उसी कैटेगरी में रख लिया कि आपने भी नहीं इन्वॉल्व होना। अच्छा क्योंकि जो उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं सिंध में, जो 4 डिवीजन्स में हुए हैं, वो बस अल हफीज़ अलमा। पीपल्स पार्टी ने खूब मज़ा किया वहाँ पे। बस जी, जो मुकाबला था वो तो हमारा लोकल पुलिस और ये लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ और सिंध पुलिस के साथ था। अच्छा, और ठप्पे किसने लगाए? ठप्पे वीडियोस आपके पास हैं, आपने देखा? मैंने देखी है, कुछ वीडियोस देखी हैं, सारी तो नहीं देखी, कुछ देखी है जी। तो वो ठप्पे, लेकिन बहुत बहुत बुरा हाल था। वो कहते हैं कि धज्जियाँ उड़ाई गई। तो पीपल्स पार्टी जनरली भी जीत सकती थी, हो सकता है कुछ सीटें कम होती, लेकिन जीत तो जाती, तो उनको ये ठप्पा लगाने की क्यों जरूरत पेश आई? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 14 साल से जो हुकूमत है उससे तो सिंध की हालत आपके सामने ही है। माशाल्लाह सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, कोई एक हल्का बता दें कि जहाँ पर हम कहें कि इसको इन लोगों ने मॉडल बनाया, आप बाकी सब छोड़ दें, लाड़काना का ही बता दें। आपको सिंध के हालात देख के लगता है कि उस आवाम ने इनके हक़ में वोट दिया है? पता नहीं, बहरहाल मैं इलेक्शंस के दिनों में जाता हूँ तो मुझे एक अजीबोगरीब एहसास होता है। वहाँ पे डेवलपमेंट का लेवल होना चाहिए वो नहीं है, जितने पैसे वहाँ जाते हैं बहुत बदहाली है वहाँ पे। लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो वो लोग अभी भी कहते हैं कि वोट या भुट्टो के नाम का है या शहीद बीबी के नाम का, जरदारी के नाम का नहीं कहते, लेकिन वो जाके तो वोट पीपल्स पार्टी को कहते हैं। ये एक है ट्रेंड रूरल सिंध के अंदर। तो वो बस नहीं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहते भी हैं, नहीं आप सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कहते हैं, उनके एफिलिएशंस हैं, लेकिन वो है जो अब वो वाली जो एक नस्ल हम कह लें वो मतरूक होती जा रही है। अब जो नई नस्ल है वो सोचती है लेकिन मजबूर है। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर और बात करें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अज़मा बीबी, ये जो बाई इलेक्शंस हैं 17 जुलाई वाले, उसके ऊपर अगर तनाज़ात सामने आ गए तो जनरल इलेक्शंस के ऊपर तो फिर उम्मीद ही ख़त्म कर देनी चाहिए। क्या होगा उसमें? देखिए मलिक साहब, पहले तो मैं सायरा बीबी की कुछ बातों का, पीपल्स पार्टी होती तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा सिंध के बातों के ऊपर वो कर सकती है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज़रूर मौजूद है जो मैं चाहती हूँ कि तस्वीर का दूसरा रुख भी ज़रूर दिखाया जाए। पहली तो बात यह है कि सवात के अंदर जो है वो PTI जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है। जो इलेक्शन कमीशन जो है वो डी-सीट कर दे जो है मुनहरिफ अरकान को तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है। लेकिन जहां हम हार जाएं वहां बड़े मसाइल हैं, और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का डायलेमा है शायद, कि हारने वाले ने हमेशा यही कहना है कि जो है वो इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ। और शहरयार महर साहब जो GDA के शायद मेंबर हैं, उनकी भी बहुत सारी फुटेजेस जिस तरह से उन्होंने हमला किया वो था। एक मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। 2015 के इलेक्शंस में जी 42 डेथ्स हुई थी
और अनफॉर्चुनेटली, और इस दफ़ा 2 थी। ये भी बहुत अंधोनाक बात है, ये भी ना होते तो बेहतर थे। और 44 जो है वो सीरियसली इंजर्ड थे। इस दफ़ा 15 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। और ये जो वायलेंस है 17 जुलाई को क्या होगा? रिपोर्ट हुई है सिर्फ। जी मैं आ रही हूँ। अब जो पंजाब की जहाँ तक बात है, पंजाब में यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब का एक तो बहुत प्लस पॉइंट है कि वो आग लगाने में और लोगों को इश्तियाल दिलाने में अपना सानी नहीं रखते, और यही वो हमेशा करते हैं। और अब भी हमने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इलेक्शन कमीशन उस वक्त आपको पता है पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी इलेक्शन कमीशन को रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी की जाएगी। जो भी उन्होंने रेंजेस के लिए एक सेंसिटिव जो जगहें वो इंडिकेट करेंगे उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट होगी। अमनो अमान की पूरी सूरत हाल का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। और मुझे नहीं लगता पंजाब में कभी भी आप देखिए कि इलेक्शंस बाई इलेक्शंस हों, जो है वो पीटीआई की हुकूमत में भी बाई इलेक्शंस हुए थे, कोई ऐसे वाक़यात पंजाब में रिपोर्ट बहुत ही शाज़ो नादिर कभी हों तो होते हैं। और जो हमारे लोकल बॉडीज़ थे उसमें भी कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट पंजाब में नहीं हुई थी। और इंशाअल्लाह ताला 17 का इलेक्शन जो है वो पूरे अमन व अमान के साथ होगा। हर एक वोटर को अपना वोट का हक इस्तेमाल करने की आज़ादी है, उसको वो तमाम फेवरेबल माहौल मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कह दूँ, अगर किसी को गलत फहमी है कि कोई गुंडागर्दी करेगा और वो डस्के की तरह जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर उठा के ले जाएगा और वो जो है वो डस्के की तरह जो है वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि सायरा बीबी से भी पूछें, सायरा बीबी, पंजाब वाले इलेक्शन पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के लिए बड़ा मैटर करते हैं कि 17 को किस पार्टी को कितनी नशिस्तें बाई इलेक्शन में हासिल होती हैं। आपको क्या नज़र आता है पंजाब में नताइज किस तरफ जा सकते हैं? अगर सिंध जैसे हालात हुए तो जाहिर है जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसी की तरफ जाएंगे। तो आपको ख्याल में पंजाब में ऐसा ही होगा? अगर सिंध जैसे हालात हुए, बड़ा तगड़ा मैच होता है पंजाब के अंदर। ये पिछले 2 इंतखाबात में तो हमने पीटीआई और नून लीग का मैच सही कांटेदार मुकाबले देखे, उसमें फिर मार्जिन नहीं देता दूसरा फरीक किसी को ठप्पे मारने का। टफ कंपटीशन होता है। जो अज़मा बुखारी साहब ने पहले बात की थी ना, तो मैं उस बात से एग्री करती हूँ। किस बात से? कि मतलब जो जीत जाता है उसके लिए सब कुछ सही होता है, जो हार जाता है फिर उसका थोड़ा सा वो होता है। क्योंकि हम कुछ भी कहें, असल में हकीकत तो ऐसी ही है। क्योंकि वो मैं जितनी मर्ज़ी कोई भी तो जी पेश कर लूँ, कोई भी रीज़न बता दूँ, लेकिन ये कैसे ही होता है। अल्लाह करे ऐसे ना हो, क्योंकि आवाम की जानें भी बहुत कीमती हैं और अल्लाह पाक उनको भी समझ दे कि लीडरान के पीछे आकर ये सारा कुछ ना करें, अपने वोट के हक़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि हुक्मरान कोई भी फैसला करते वक्त मेरे ख्याल में अब तक जितने भी गुजरे हैं किसी ने आवाम का सोचा नहीं है। देखिए इन बाई इलेक्शंस के बाद शायद जनरल इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं होंगे, 6 माह 8 माह इसके बाद जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा मुझे नहीं दिख रहे। आपको नहीं दिखते? आप कायम है? नहीं, मैं हाँ जी मैं कायम हूँ, वो नहीं दिख रहे। ये ऐसे ही होगा बगैर इलेक्शन से। आपको ये 17 को पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जनरल इलेक्शन नहीं दिख रहे। तो कौन होगा यहाँ पर? आपको कहा तो था कि अगर कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आई तो वो शायद में भी लिंगर ऑन करें। अच्छा, वो केयर टेकर्स के तौर पर आएंगे फिर जाएंगे नहीं? तौर पे जी वो लिंगर ऑन करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको एक वर्ड यूज़ किया था कि ये जितना भी ये सब कुछ हुआ हुआ है ना, इसको ये ऑपरेशन क्लीन अप के बगैर ये नहीं होगा। अज़मा बीबी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे, आपको भी कुछ ऐसा लगता है? जी नहीं, कतन नहीं। वो ज़माने गुजर गए जी जब टेक्नोक्रेट की हुकूमतें आएंगी और फिर वो लंबा रहेंगी। ना इसकी कोई गुंजाइश है, ना ये हो सकता है। अपने टाइम पे इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ जो है वो जीतेगी उसको हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। ये शौक़ है और ख्वाब है लोगों के। और ये जो है ना हर एक ही छड़ी के साथ हाँक देना कि किसी ने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मेरा ख्याल है हम सियासतदान खुद एक दूसरे को रिडिक्यूल कर रहे होते हैं बैठ के। इस मुल्क में जितनी डेवलपमेंट हुई है, इस मुल्क में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सी पैक हो, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपके बिजली के कारखाने हो, जितनी तरक्की हुई है वो तमाम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर ही हुई है। अदरवाइज डिक्टेटर्स के दौर में या क्लाशनकोफ मिली थी या हीरोइन का कल्चर मिला था। सो इसलिए मैं नहीं समझती कि सियासतदानों को इस तरह से आपको रिडिक्यूल करना चाहिए, कहना चाहिए कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। इस मुल्क में कभी किसी ने कुछ किया तो सियासतदानों ने किया है। और सायरा बीबी एक लाइन में कुछ कहना चाह रही हैं? जी नहीं, वो डिक्टेटर की बात कर रही है तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जितनी तरक्की हुई है वो शायद तो कहीं भी नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये तरक्की, पंजाबी वाली तरक्की तो हो सकती है, दूसरी वाली तरक्की नहीं हो सकती। सायरा बानो पंजाबी वाली बात ना करें।
कर्नल आबिद लतीफ़ साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो बजट से रिलेटेड एक इशू है, पाकिस्तान से आईटी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स। ब्रेक ले लें, वापस आएंगे तो उसके ऊपर आपको एक अपडेट देंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान से आईटी और सॉफ्टवेयर की बरामदात। बदर खुशनूद साहब जो पाशा के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। बदर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये सक्सेस स्टोरी है पिछले 2-3 सालों की, क्या चैलेंजेस हैं अभी जो आपको लगता है कि बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं? नदीम भाई, हमारा जो मैं बात करने लगा ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। इस वक्त बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बड़े सिंपल से नंबर्स हैं। आप देख लें कोई और इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ डबल डिजिट एक्सपोर्ट्स में हुई हो, कोई और इंडस्ट्री, और इतनी जल्दी हुई हो। इस वक्त हमारा 2020-21 की ग्रोथ वॉज 47% ईयर ऑन ईयर, 47.44। 21-22 ड्रॉप कर गई है, 28% पे आ गई है। उनमें से एक फैक्टर जो उस पर है सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक टैक्स एग्जेम्पशन जो 2025 तक थी, वो इदारों ने बगैर कंसल्टेशन के, बगैर इंडस्ट्री, बगैर लीडरशिप, बगैर मिनिस्ट्री कंसल्टेशन के एकदम लास्ट बजट में अनाउंस कर दी। प्राइम मिनिस्टर से बात हुई पिछले से, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने रिमूव करवा दी, मगर उस वक्त तक नो कॉन्फिडेंस वाला काम शुरू हो चुका था, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हम उस वक्त से यही कह रहे हैं कि सिर्फ ये इंडस्ट्री आपको फ़ौरन आराम से कम 200 से 400 अरब रुपए डॉलरों की सूरत में पाकिस्तान ला के दे सकती है। 1.5-2 अरब डॉलर इजाफी कमा के दे सकती है आराम से, इजीली। मगर उसके लिए सिर्फ और कोई हम क्या चाहिए उसके लिए, आप ऑन एयर बताइए। 2-3 चीजें सिंपल हैं जी। एक तो ये कि जो टैक्स एग्जेम्पशन थी उसको 2025 तक तो कम से कम रहने दें, बल्कि 2030 तक एक्सटेंड करें, ताकि छोटे फ्रीलांसर, छोटी कंपनियां वो टैक्स के लांचों में कंफ्यूजन में नहीं जाते। वो 0.25 जो लगाया है वो उसको हटा दें और एग्जेम्पशन बरकरार रखें। 0.25% में मिल क्या रहा है टोटल? अगर हर कोई दे भी देगा और ये इकट्ठा भी कर लेंगे, अगर कंपनियों ने यहाँ पैसे ले भी आए तो $7.5 मिलियन है। और 0.2 जी 0.25% जी। मगर उस पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदीम भाई इसमें देखने वाली है कि वहाँ ना ये कंपेयर करते हैं आईटी इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल वगैरह से। हमें आईटी इंडस्ट्री को कंपेयर करना है आईटी के बाकी फैसिलिटेशन जो दुनिया में हो रही है। इस वक्त इंडोनेशिया, एस्टोनिया, पोर्चुगल सब डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफर कर रहे हैं कि जी आपको आपका मुल्क तंग कर रहा है टैक्सेस पे, चीज़ों पे हमारे मुल्क आ जाए, इमिग्रेशन भी लें, बाहर जो मर्जी काम करें उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, हमारे मुल्कों को काम किया तो टैक्स दे दीजिएगा। अब पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त इट्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन, और फ्रीलांसर्स बाहर चलेंगे, अगर वो खुद नहीं चाहेंगे तो लीगल एंटिटीज वहाँ मूव कर देंगे, यहाँ रहेंगे और यहाँ सिर्फ कॉस्ट सेंटर आएंगे। तो हम तो सिंपल कह रहे हैं कि पैसे $7.5 मिलियन ले लें, या तो $75 मिलियन या $750 मिलियन ले लें और आराम से एक टैक्स एग्जेम्पशन होगी। इसके अलावा दूसरा इशू क्या है? दूसरा जी कैश रिवॉर्ड का हमने प्लान था जो प्रपोज भी किया था, अप्रूव भी हुआ, अभी तक डिसबर्स नहीं हुआ। वो क्या है जी? बड़ा सिंपल सा था कि जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं इनकी एक्सपोर्ट्स पे, जैसे टेक्सटाइल में और बाकी सेक्टर्स में मिलता है, कैश रिवॉर्ड दिया है ताकि वो इनकरेज हो कि वो पैसे पाकिस्तान लेकर आए। अगर 25-30% इजाफा करता है, करेक्ट, इजाफी आमदन देता है, तो आप उसे 1-2% ग्रोथ पे उसको दे दें, आप उसको ले आए, उनको लाने दें ताकि पाकिस्तान यहाँ लाके पाक करें। हम आप सोचे एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों को आरडीए पे इनकरेज कर रहे हैं, मगर रेजिडेंट पाकिस्तानियों को इनकरेज नहीं कर रहे कि वो डॉलर यहाँ लेकर आए। सो वी नीड टू एनकरेज रेजिडेंट पाकिस्तान। मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये मिलना चाहिए कि अगर कोई 30% या 25% आपको इजाफा देता है तो 1% आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड मुनाफे के ऊपर, जो लेके आएगा उसको मिलेगा। बिल्कुल सही, बड़ा सिंपल सा। तीसरा जी, कुछ रेगुलेशंस ठीक होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आज तक पाकिस्तान के टैक्स के लॉ में क्लियर नहीं है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या सर्विस है। इसकी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आपके ख्याल में ये सर्विस है? जी, इट्स अ सर्विस, तो उसको टैक्स नहीं होना चाहिए वैसे। जी बिल्कुल, और उसको क्लियर करें, और उसको जो भी करना है वो नहीं है, डेफिनेशन क्लियर नहीं है। अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर लाने की जरूरत है। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स का 1% है, जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड रखा हुआ है, यूएसएफ रखा हुआ है, इसी तरह एक आईटी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाए। और इस वक्त सप्लाई साइड का इशू है, बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं मगर वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं। तो उनको अपस्किल करें, वो पैसे वहां लगाएं और उनकी ट्रेनिंग्स करें और जल्दी जल्दी उनको मार्केट में लेके आएं। किन यूनिवर्सिटियों के बच्चे आपके ख्याल में प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं जिनको आप फॉरन ले सकते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटियां दूसरी सफ में जिनको अभी मजीद आपको अपस्किल करना पड़ेगा? कौन सी यूनिवर्सिटियां ए रेटेड हैं जो आप समझते हैं कि दे आर गुड इनफ? बिल्कुल, तो जो टॉप बड़ी हैं, फास्ट, लम्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, मगर उनके बच्चे जनरली यहाँ रुकते नहीं हैं। उनको इतनी अच्छी ऑफर्स होती हैं कि उनको गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां उठा लेती हैं, माइक्रोसॉफ्ट। तो हमें उस लेवल के बच्चे तादाद में एनुअल कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितने बच्चे हर साल ऐड होने चाहिए? इस वक्त हम ग्रेजुएट करें 25 से 35 हज़ार बच्चा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में। ओके, मगर उसमें से एम्प्लॉयबल सिर्फ 2500 है, 10% to 20% मैक्सिमम। सो 80% बच्चा अनएम्प्लॉयड है।
तो उन सब को हम बेसिक स्किल सिखा सकते हैं और हमने उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ पहले ही बहुत अच्छी तरह काम करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें हम अपस्किलिंग कर रहे हैं। 4000 बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम इस वक्त एग्जीक्यूशन में है, मगर इसको स्केल करने की जरूरत है। हमें कम से कम 40,000 से 60,000 बच्चा चाहिए $1 बिलियन नया लाने के लिए। अगर $1 बिलियन आपने इजाफी एक्सपोर्ट अर्निंग करनी है तो एनुअली आपको 50,000 मजीद ट्रेंड बच्चे चाहिए जो आपको कमा के दे, जो एम्प्लॉयबल हो और उनको इतनी स्किल्स आती हो कि वो हम उनको इमीडिएटली कंपनी में हायर कर लेकिन इसमें फिर गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है कि वो जो यूनिवर्सिटियां ये बीएससी कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्रीज ऑफर करती हैं उनके लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करें कि आपका बच्चा इस काबिल होना चाहिए। नहीं, ये गुड पॉइंट आपने बताया। वहाँ क्राइटेरिया के इशू से ज़्यादा इशू है कि करिकुलम ठीक होने की जरूरत है। वहाँ फैकल्टी की प्रमोशन का क्राइटेरिया चेंज होने की जरूरत है। फैकल्टी की प्रमोशन का क्राइटेरिया इज अ रिसर्च जो लाइब्रेरी में पड़ी है, वी नीड टू चेंज दैट। लास्ट क्लोजिंग रिमार्क एक लाइन के अंदर क्या कहेंगे? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे जल्दी फास्टेस्ट विद डॉलर्स सेव कर सकती है। डोमेस्टिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी, जॉब्स भी क्रिएट करती है और आपकी एक्सपोर्ट्स भी ला सकती है और डॉलर भी लाती है। इसको सिर्फ तंग ना करें, सिंपल रिक्वायरमेंट। उनको बिजनेस करने दें, काम करने दें, छेड़े नहीं। अभी डॉलर कमा के बैंकिंग चैनल से आ रहा है तो उनको कमाने दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भला कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही सिर्फ एक मैसेज। बदर खुशनूर साहब, चेयरमैन पाशा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।